हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज जो है पहले चैप्टर का थर्ड फेज है। इस फेज में हम क्या करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव के पूरे के जो चैप्टर फॉर्म्स है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? थ्योरी समझ के ही नहीं कि काम 25 कर दिए, पता चला ना कि अकाउंट में बाबा हो जाएगा, इधर उधर डोलते रह जाओगे। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक? इसके तीनों बेसिक्स मैंने बता दिए थे, दो बेसिक्स जो इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे वो उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब जो बेसिक आपको पढ़ना है, इसके टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो पहला देख लो, पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा देख लो, दूसरा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक? उसके बाद से तुम्हारा आता है चौथा टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है? ये चार बेसिक्स पार्ट्स में, 5 बेसिक पार्ट्स में इसको बांटा गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि वो बात करेगा ऐसे सिस्टम की जिसमें आप फाइनेंशियल पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि अगर लेमैन की भाषा में मैं ये कहूं कि कोई भी बिजनेस चलता है किसके बेसिस से, फाइनेंस के बेसिस पे चलेगा ना, पैसे के ही बेसिस पे तो वो धंधा चल रहा है। अगर पैसा उसके पास नहीं है तो धंधे का कोई मतलब नहीं है। तो उसके आने और जाने के लिए हमको अकाउंटिंग सिस्टम को तैयार करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पता करते हैं। क्या पता करते हैं? पीएल अकाउंट पता करेंगे, या फिर हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे कि हमारी बैलेंस शीट होती क्या है, हमको उस साल प्रॉफिट हुआ, उस बिजनेस को करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बैलेंस शीट क्या है, मेरे पास एसेट्स कितनी है, मेरे पास लायबिलिटी कितनी है। एसेट इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि उससे आने वाला पैसा, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे तुमको पैसा आ रहा होगा, ये तुम्हारी एसेट्स हो गई। लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि तुमको किसी को पैसा देना होगा। ये सारा बेसिक किस में आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग बात करता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए गुड, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए गुड, ठीक है? गुड्स, किसी भी कमोडिटी को जब तुम तैयार करते हो तो उसमें लगने वाली कुछ कॉस्ट होती है। भाई बनाने में कुछ पैसा लगेगा, ऐसे ही हवा में बन जाएगा। भगवान आके तुमको तथास्तु कर जाओ बेटा जो बनाना है बना लो, अरे बनाओगे तो कोई खर्च आएगा। उस खर्च को, उस कॉस्ट को ही हम निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ये बात करता है रेशियो एनालिसिस की, रेशियो एनालिसिस की, रेशियो एनालिसिस की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बजटरी कंट्रोलिंग की, बजटरी कंट्रोलिंग की, ठीक है? उसके बाद से तुम्हारा आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सब क्यों होता है? किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो ये पता करते हैं कि किस रेट से आपकी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी का रेशियो क्या है, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा। कुल मिला के बात यही है कि मैनेजमेंट ये देखता है कि तुमने कितना पैसा यूज किया बिजनेस को चलाने में और कितना पैसा जनरेट हुआ बिजनेस के होने से। अब इसमें अगर पैसा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है चलाने में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा ज्यादा पैसा खर्च ना हो। बात को समझना, अगर तुम्हारा पैसा, मैं तुमको बोलूं, तुम्हारा पैसा अगर किरण पे खर्च हो रहा है, किरण पे खर्च ज्यादा हो रहा है, तो तुम्हारा मैनेजमेंट बोलेगा, तुम्हारा मैनेजमेंट बोलेगा कि ऐसा है बेटा कि ये पैसे को क्या करो, खर्च कम करो, नहीं तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा 25, ठीक है? ज़्यादा खर्च ना करो। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? टैक्स अकाउंटिंग का बात करता है ये जीएसटी के बारे में। जो तुम्हारे पास जितना तुम टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, ये उसके बारे में बात करेगा कि तुमने टैक्स कितना पेमेंट किया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये होता है कि कोई भी बिजनेस जब होता है बेटा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोशल भी होती है ना, हमारे लिए भी होती है। जैसे मैं कोई धंधा कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए होगी। अब क्या होगी?
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि थ्रू आउट द ईयर टाटा ने मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो उसका 61% से लेके 70% के आसपास का जो अमाउंट होता है वो चैरिटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चैरिटी कर देते हैं। अब ये चैरिटी के लिए भी तो उनको अकाउंटिंग करनी होगी कि कितना पैसा हमको चैरिटी में देना है, क्योंकि ये ऑबलाइज्ड होते हैं, ये ऑब्लिगेट होते हैं सोशली। भाई पैसा कहां से आ रहा है? हमारे और तुम्हारे ही चीजों से खरीदने से तो आ रहा है। टाटा के पास पैसा कहां से जा रहा है? टाटा के पास पैसा जा रहा है, उसकी गाड़ियों को खरीद रहे हो, उसके सामानों को खरीद रहे हो, उसके स्टील्स को खरीद रहे हो, उसके आयरन को खरीद रहे हो, वहीं से तो पैसा आ रहा है। तो इस वजह से टाटा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? सोशली होती है, कि सोशली लोगों की मदद कर सके या उनकी सेवा में वो पैसा लगा सके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि पैसों का इस्तेमाल, ये जो अकाउंटिंग सिचुएशन होती है, इसकी नीड क्यों होती है और कौन कौन इसको यूज ला सकता है। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। या फिर तुम कह सकते हो कि इसके पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंट, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स। कौन कौन इंटरेस्टेड होगा इन अकाउंट्स में? भाई अकाउंट्स बना रहे हो, अब अकाउंटिंग सिस्टम तुम तैयार कर रहे हो, तो कौन कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करेंगे? भाई बेसिक तो 2 ही लोग आते हैं हमारे सामने। एक कोई इंटरनल यूजर होगा, एक कोई इंटरनल यूजर होगा और एक कोई एक्सटर्नल यूजर होगा। ठीक है, कौन होगा? एक्सटर्नल यूजर होगा। इंटरनल यूजर में इसके ओनर आ जाएगा और या फिर मैनेजमेंट आ जाएगा। अगर हम एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो इनके क्रेडिटर्स, इनके सप्लायर्स, इनके इन्वेस्टर्स, इनके एम्प्लॉई और इन गवर्नमेंट। इन अकाउंट्स की जरूरत इंटरनली 2 लोगों को जरूरत पड़ती है, एक तो ओनर और एक मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करेगा। भाई ओनर को भी तो पता होना चाहिए कि पैसा इतना लगाएं, धंधे में पैसा नुकसान हो रहा है, कैसे हवा में चल रहा है धंधा। लोग बात करेंगे अरे करोड़ों की संपत्ति वैल्यूएशन हो गया, पता चला कि प्रॉफिट के नाम पे घंटा नहीं मिल रहा है इनको। बोलो, अगर मैं बात करूं कि ओनर को भाई पता होना चाहिए ना कि उसको भाई पैसा जहां लगा है उसके बदले उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे हवाबाजी चल रही है। पैसा लगा दिया, अरे हमारी वैल्यूएशन 4000 करोड़, हमारी वैल्यूएशन 7000 करोड़, हमारी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़, और पता चला कि प्रॉफिट के नाम पे घंटा नहीं बोला, खाली कैश बंद कर रहे हैं, खाली एक्विजिशन के मामले में मारामारी चल रही है। दूसरा, मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि पैसा इतना लगा है, अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो हमको अपनी कॉस्ट को कहां कट करना होगा ताकि हम क्या कर सके, अपने बिजनेस को अपहोल्ड कर सके, ऊपर की तरफ ले जा सके। भाई मैनेजमेंट, उसमें काम करने वाले जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए ना कि पैसा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह क्या है और कितना कॉस्ट हम प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा तो बिजनेस डूब जाएगा, बिजनेस डूबेगा तो इनकी नौकरी भी जाएगी। एक्सटर्नल यूजर्स में जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो उधार देने वाले और लेने वाले, यहाँ दोनों तरफ की बात हो रही है। क्रेडिटर्स का मतलब कि ये हो गया कि ये लायबिलिटी की बात कर रहा है। तुम्हारा कोई क्रेडिटर होगा जिसने तुमको पैसा दिया होगा, बिजनेस को पैसा दिया होगा। /ऑन इन्वेस्टर की भी बात होगी, जिसने जो तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया है वो देखेगा ना कि हाँ तुम प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। भाई प्रॉफिट अगर कमा रहे हो तभी तो तुम कर पाओगे, नहीं कमा पाओगे तो कहां से पैसा लगाओगे? भगवान की तरफ से तो आएगा नहीं, वो ये देखेंगे। सप्लायर्स, जो सप्लायर्स होते हैं ये भी देखते हैं, भाई तुम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पास औकात है पैसा देने की, वापस कर पाओगे कि सही सामान ले लिए, पता चला कि तुम भाग गए, इनका तो नुकसान हो गया। उसके बाद से इन्वेस्टर्स, जो पैसा तुम्हारी कंपनी में लगा रहे हैं। एम्प्लॉय, कोई बड़ा एम्प्लॉय, CEO आया, MD आया, CFO आया, ये सब आते हैं तो आपके अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हैं। आपके अकाउंट्स को क्या करेंगे? चेक करेंगे, ये देखेंगे कि भैया तुम्हारी स्थिति डावाडोल तो नहीं है। अगर तुम इफ यू आर इन लॉस तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि तुमको ऊपर लेके आए। अब एक कोई बड़ा CEO है, किसी बड़े CEO का कंपनी में काम करता है और तुमने उसको पैसा देके बुला लिया। अब वो आया, तुम्हारी किताब चेक किया तो उसका हवाई गुल हो गया, अरे यार इतना लॉस में चल रही कंपनी को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे हम, तो तुम झूठ बोल के तो उसको ले आओगे।
तो वो आने से पहले तुम्हारे क्या देखेगा, तुम्हारे अकाउंट्स को देखेगा कि हाँ भैया तुमको हम ऊपर की तरफ ले भी जा सकते हैं, कि ऐसा ही तुम्हारी हवा गुल है, तुम पता चला कि एकदम डामाडोल हो, तुम्हारे ऊपर कई लाख करोड़ का उधारी पड़ा हुआ है और तुम हमको बुला के ले आए हो, डूबोगे अपने सनम, हमको भी ले डूबोगे, हाँ मेरा भी नाम खराब होगा। तो ये भी बात है। दूसरा, गवर्नमेंट भी देखती है भाई, अगर गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है तो ये तुम्हारा अकाउंट्स को चेक करेगी, भैया ऐसा है कि बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स दो, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, घर जाओ। फिर आगे देखो क्या होता है, इसके हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। इसके एडवांटेजेस को देख लो। अगर हम एडवांटेज की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज में पहला जो एडवांटेज है ये कहता है कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक। अब इसमें 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। एक तो ये प्लानिंग करने में मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, प्लानिंग करने में, दूसरा डिसीजन लेने में, दूसरा डिसीजन लेने में, एंड द लास्ट वन इज क्या, इसको कंट्रोल करने में, इसको कंट्रोल करने में, कंट्रोलिंग, ठीक। दूसरे वाले की बात करो तो दूसरे वाले में क्या करता है, हेल्पफुल फॉर एविडेंस ऑफ प्रूफ। तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो तीसरे वाले में बात करता है ये हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। चौथे वाले की अगर हम बात करें तो चौथा बात करता है इंफॉर्मेशन अबाउट पीएल अकाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द लास्ट वन इज ये कहता है हेल्पफुल इन, किसमें हेल्प करेगा, किसमें ये हेल्प करेगा, हेल्पफुल इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। है इसके एडवांटेजेस बहुत सारे, कि प्लानिंग में मदद करता है, फ्रॉड से, इसके बाद से ये फ्रॉड से भी बचाता है, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, ठीक। अब ये 5-6 हैं, इसमें बात कर रहा है कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, चाहे वो प्लानिंग करने में हो, डिसीजन में हो, चाहे कंट्रोलिंग में हो। बिजनेस में अगर मैनेजमेंट को अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, अकाउंट्स के बारे में पता नहीं होगा कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो बिजनेस चलाएगा ही कैसे। उसको पता ही कितना है कि तुमने कैश कितना बर्न किया, कैश बर्न कहाँ किया, किसके पास किया, ये उसको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। मेरी बात को समझो, तुम्हारे घर में एक अलमारी है, उस अलमारी में पैसा रखा हुआ है, उस अलमारी में पैसा रखा हुआ है। अब कोई भी आता है इसमें से अलमारी में से पैसा निकाल लेता है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे तुम हो। अब तुम क्या करते हो, इस अलमारी से कैश निकाल लेते हो। अब इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन नहीं है, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या, सॉरी यार आगे चला गया, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, रिटन नहीं है, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, रिटन नहीं है। इस अलमारी से ये 3 लोग पैसा निकालते हैं, पापा, मम्मी और तुम, और इसकी इंफॉर्मेशन रिटन नहीं है, तो कितना भी पैसा इसमें से निकलेगा तुमको पता नहीं चलेगा। बट अगर ये रिटन है, बट ये अगर लिखा हुआ है, तो पता चलेगा ना कि पापा ने कितना पैसा निकाला, मम्मी ने कितना पैसा निकाला, तुमने कितना पैसा निकाला। तो बाद में लास्ट में मंथ में मिलाओगे कि अरे तुम तो पैसा बहुत ज़्यादा निकाले थे जी, कहाँ गए थे घूमने के लिए, है? तुम कहोगे पापा गाड़ी में तेल भरवाए थे, तो ये बताओ कि 5,000 का तेल भरवा दिए तुम महीने में, बाकी 2,000 रुपया कहाँ गया। तो तुम बोलोगे पापा के हम बाहर गए थे घूमने, वहाँ पैसा लगा दिए थे। अच्छा ठीक, तुम कहोगे बाकी 3,000 कहाँ गया, तो पापा हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, पापा तुरंत बेल्ट निकाले, तुम्हारा शरीर टाइट कर दिए। तो मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी होता है पता करना अकाउंट्स के थ्रू, तभी तो वो प्लान कर पाएंगे, तभी तो डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस के बारे में, कि अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। यही मदद करता है अकाउंट्स। उसके बाद से एविडेंस ऑफ ए प्रूफ का मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग सिस्टम में अगर अकाउंट्स अब तुम तैयार कर रहे हो तो ये प्रूफ होता है कि तुमने पैसा कहां खर्च किया,
किसके यहाँ तुम्हारा पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, कहाँ वो पैसा इस्तेमाल हुआ है, ये सबका तुम्हारे पास क्या होता है, रिसिप्ट होता है। तुम्हारा सप्लायर जो लेके आएगा बिल, उसका बिल पड़ा हुआ है, तुमने सामान खरीदा उसका बिल पड़ा हुआ है, किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसका बिल पड़ा हुआ है, तुमने किसी चीज़ पे इंटरेस्ट दिया उसका बिल पड़ा हुआ है, और सब कुछ लिखा हुआ है डेट बाई डेट, और सबकी एंट्री हुई है, तो तुम्हारे पास तो प्रूफ है उसका। लोन लेने में काफ़ी मदद करता है रेजिंग लोन। अगर तुम किसी बैंक के पास जाते हो, किसके पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो, तो वो तुमसे सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है कि भैया ये बताइए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है तो बैंक तुमको आसानी से क्या करेगा, लोन दे देगा कि भैया कि ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इनको लोन दे दो। और ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है, ये सब का सब हो पा रहा है अकाउंट्स के थ्रू, यानी अकाउंटिंग के थ्रू। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा तुमको, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा, ये तो इसी के थ्रू पता चलेगा ना, अकाउंट्स के थ्रू, कि बिजनेस में तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बोलो, तुमने सब कुछ लिखा, प्रॉफिट का मतलब क्या ही हो गया, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि तुमने जितना कमाया था, तुम्हारा जो रेवेन्यू था, तुमने जितना कमाया था, तुम्हारा जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा हो जाए तुम्हारे किससे, एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। मैं कहूँ कि तुम साल का 20 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए खर्च किया बिजनेस में, इसका मतलब कि इन दोनों को जब माइनस किया तो 10 लाख रुपए तुम्हारे क्या आ गए, प्रॉफिट आ गए। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। ये कैसे पता चला, जब तक इनको रिटर्न नहीं करोगे, मतलब जब तक इनको राइट नहीं करोगे, हर एक डेटा तुम्हारे पास रिटर्न नहीं होगा, हर एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रिटर्न नहीं होगी, हर एक पैसे का हिसाब नहीं होगा, तुमको पता चल ही नहीं पाएगा कि तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 1 रुपया चाय पे भी जो खर्च कर रहे हो वो भी तुम लिखोगे, कोई कस्टमर है इसको चाय पिलाया वो भी खर्च किया, वो भी लिखा तुमने। इसीलिए तो कैश बुक बनाई जाती है, पेटी कैश बुक बनाई जाती है कि हर एक रुपए का हिसाब, एक चवन्नी का भी हिसाब तुमको धंधे का लिखना है कि तुमको, क्योंकि 1 रुपए की बात नहीं हो रही है। अगर तुम रोज 50 रुपया खर्च करो, मेरी बात को ढूंढना, रोज 50 रुपया खर्च करो और इसको तुम लिखो ही मत, महीने का 1500 रुपया खर्च होगा तुम्हारा, और पूरे साल का कितना हो गया, पूरे साल का तुम्हारा हो गया कितना, 15,000 3 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ तुम्हारे एक्सपेंस हुए, तुम्हारे एक्सपेंस हुए 18,000 रुपीज़। अब तुम्हारा प्रॉफिट जब निकलेगा वो 18,000 से कम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, मगर एक्सपेंस तो इतना ही हुआ ना तुम्हारा, ठीक। उसके बाद से हेल्पफुल गेटिंग इन इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसके बारे में भी इसमें पता चलता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया हमारे पूरे के पूरे बिजनेस में। उसके बाद से रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, तुमको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास हर एक डेटा पड़ा हुआ है ना। कोई सप्लायर तुमसे आके कहेगा भैया तुमको अगले महीने हम 10 लाख का माल बेचे थे, तुमको कैसा 10 लाख का माल, मेरे पास कोई रिसिप्ट है दिखाओ हमको, मेरे पास तो कहीं रिटर्न लिखा ही नहीं है। वो कहेगा अरे नहीं हमारी किताब में लिखा, तो बोला कि हमारी किताब में कहाँ लिखा है, वाउचर नंबर दीजिए, दिखाइए वाउचर नंबर, अपने मिलाइए हमारे मिलाइए, अगर है तो बताइएगा। तो यहां पे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलो इसके लिमिटेशंस पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की। आ जाओ लिमिटेशंस को देखो। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, अगर हम लिमिट्स की बात करें, तो पहला जो कहता है, ये कहता है कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। दूसरा कहेगा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तीसरा कहेगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। चौथा कहेगा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, 4 बेसिक पे ही आपको काम करना है। पहला दिया हुआ है कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट से तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे बिजनेस को कैसे शो करना है ये तुम ही जानते हो।
तुम्हारे बिजनेस को तुमको कैसे शो करना है तुम ही बेसिक जानते हो। अभी मैं आज का एग्जांपल लूं तो आज करीबन ओप्पो ने अपने अकाउंट्स के साथ हेरफेर किया था और करीबन 3,500 करोड़ का अमाउंट 3,000 करोड़ का अमाउंट चाइना को ट्रांसफर किया। अगर आज 2022 की अगर हम बात करें, आज जुलाई की बात करें, तो ये न्यूज़ आज से कितने 1-2 महीने पहले की बात है कि ओप्पो ने करीबन 3,500 करोड़ रुपए चाइना को ट्रांसफर किए और इससे अमाउंट फिर बदल कर सके। मगर ये कैसे हुआ? ये सिर्फ अकाउंट्स के थ्रू हो पाया ना। डेटा से खेल दिया, काम 25 हो गया, पर्सनल जजमेंट लगा दिया तुरंत। दूसरा देखो कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। प्रॉफिट एंड लॉस में सीधे सीधे ये कहता है, अगर पीएल अकाउंट की बात करें या एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें, तो उसमें एसेट्स की वैल्यू तो हमेशा सेम ही बोलेगा ना। एसेट्स की वैल्यू तो कभी चेंज होने वाली नहीं है, बट थ्रू आउट द टाइम इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है कि नहीं होती जाती है। इसकी वजह से प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन भले तुमने चार्ज लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर थ्रू आउट द टाइम उसकी वैल्यू तो कम होती है। तो पीएल अकाउंट में तो तुमको बहुत अच्छा शो कर रहा है कि अरे रजा एसेट्स है, इतना करोड़ का एसेट्स है, ये है वो है, पता चला कि उसकी वैल्यूएशन तो कम है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। मैंने फिर बोला कि इंफॉर्मेशन क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। तुम अपने हिसाब से मामले के साथ खेल सकते हो। तुमको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जितने एक्सपेंसेस को शो करना होगा तुम शो करोगे, इनकम को ज्यादा शो कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। तुम डेटा के साथ खेल सकते हो। उसके बाद से आता है, इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करेगा। कोई मैनेजर कितना अच्छा है, वो कितना काम करता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। कितनी मैनेजमेंट स्किल है उसके पास, इससे इसको कोई भी मतलब नहीं है। इसको सिर्फ मतलब है किससे? डेटा से, और वो भी फाइनेंशियल डेटा से। किससे? फाइनेंशियल डेटा से। इसके अलावा इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका लिमिटेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको याद रखिएगा। इनके अगर क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये बात करता है रेलेवेंस की और रिलायबिलिटी की, कंपैटिबिलिटी की यानी कंपैरिबिलिटी की बात करता है, एंड द लास्ट वन फेथफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्वालिटेटिव अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो ये सब बताया है। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि डेटा को आप मिला सकते हो एक दूसरे के साथ, आप मतलब उसको रेलेवेंस होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, तो आपको पता रहता है कि आपको किसके साथ खेलना है। रिलायबिलिटी होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, हर चीज़ हर सिस्टम के मुताबिक, हर रूल के मुताबिक लिखनी है, तो ये रिलायबिलिटी होती है। कंपेयर कर सकते हो पिछले साल का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट से, क्या कर सकते हो? इस साल के प्रॉफिट से उसको क्या कर सकते हो? उसको दिखा सकते हो कि भैया प्रॉफिट हुआ पिछले साल से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। उसके बाद से क्या हो गया? फेथफुल इंफॉर्मेशन होती है। जो इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है वो फेथफुल होती है क्योंकि सब कुछ डेटा से इंक्लूड होता है। देखो कहने की बातें हैं, बट लास्टली यही है बेटा, कंक्लूजन यही निकलता है कि आप अगर जहां नंबर्स की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? नंबर्स की बात आ जाए, जहां डेटा की बात आ जाए, वहां पे आप डेटा के साथ क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। सीए क्या करता है? इन्हीं डेटा के साथ खेलता है। किसी कंपनी को वो करोड़ों की संपत्ति बना देगा और किसी कंपनी को तुरंत हाथों हाथ गिरा भी देगा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नहीं भी लगा तब भी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, और अपने मोहब्बत के साथ भी। चलो बेटा, बाय।